नमस्कार दोस्तों। शायद नरेंद्र मोदी से ना अपना पीएमओ संभल रहा है, न देश संभल रहा है। लगातार पीएमओ और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए लोग तमाम ठगी के मामलों में पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोग ठगी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और इस तरह की दशा लगातार बढ़ती जा रही है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ठगी के जो हैं वो मामले हैं ही हैं। और क्योंकि नरेंद्र मोदी का खुद का जो ठगी का काम था पीएम केयर फंड में, वो भी हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी डोमेन लेकर के और किस तरीके से उसे सरकारी फंड दिखा करके हजारों करोड़ रुपया वसूला और उसका इस्तेमाल मनमानी चुनाव प्रचार से लेकर सब जगह किया। अब पीएमओ कहता है हाई कोर्ट में कि साहब यह तो एक निजी फंड है। तो जो निजी फंड है तो इसे सरकारी डोमेन कैसे मिल गया? क्योंकि कानून तो यह कहता है डोमेन नहीं मिल सकता है। ठगी का खेल है। पीएमओ के अधिकारी बनके ठगी करने के एक नहीं तमाम किस्से सामने आ चुके। कोई भी ऐरा गैरा शख्स खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर मौज काटता है, लोगों से ठगी करता है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों तक को मूर्ख बना देता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय है या ठगों का अड्डा। आए दिन कोई न कोई ठग पीएमओ के नाम पर ठगी करता पकड़ा जाता है। लेटेस्ट मामला मयंक तिवारी का है, जिसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताया और एक डॉक्टर से 16 करोड़ रुपए के विवाद में दबाव बना रहा था। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई ठगों ने पीएमओ का नाम लेकर ठगी की है। ठग नंबर 1, किरण पटेल। ये महानुभाव गुजरात से हैं। इस ठग ने कश्मीर जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में पीएमओ ऑफिसर बनकर वीवीआईपी सुविधाएं तो पाई ही, मगर साथ में Z+ सिक्योरिटी पाकर कश्मीर में घूमा। इस ठग की तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी हैं। जाहिर है कि देश की सुरक्षा कमजोर हाथों में है। कोई भी कश्मीर जैसे क्षेत्र में हमारी सुरक्षा एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग कर सकता है। ठग नंबर 2, संजय शेरपुरिया। इस ठग ने अपनी ठगी का जाल पीएमओ तक पहुंच बताकर ही फैलाया था। ऐसे ठगों पर पीएमओ की कृपा बरस रही थी या ऐसे ही झूठ का बोलबाला चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। मगर ये तो तय है, पीएमओ से भी इन ठगों को कोई तो सहारा मिल रहा होगा। ठग नंबर 3, संतोष कुमार सेमवाल। हर ठग पीएमओ से अपना नाता बताता है और ठगी कर जाता है। बाकी ठगों की तरह संतोष कुमार सेमवाल ने भी खुद को पीएमओ का मुख्य सचिव बन करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। ये तो हाल है इस सरकार का। ठग नंबर 4, वासुदेव निवृत्ति तायदेव। वासुदेव निवृत्ति तायदेव भी खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर सामाजिक कार्यक्रम में धूस जमा रहा था। ये ठग तो यहाँ तक कह रहा था कि पीएमओ के लिए गोपनीय काम कर रहा हूँ, मगर जनता की तत्परता से ठग की ठगी पकड़ी गई। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ठग नंबर 5, मयंक तिवारी। जब इतने ठग पीएमओ का अधिकारी बनकर जनता और सरकार को चूना लगा रहे थे, तो भला मयंक तिवारी भी कैसे पीछे रहते। मयंक तिवारी ने अग्रवाल हॉस्पिटल के मालिक को धमकी देकर कहा था कि वह दूसरे अस्पताल के साथ अपने 16 करोड़ रुपए का विवाद निपटा लें। पीएमओ के नाम पर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। वैसे नरेंद्र मोदी भी जुमलों की ठगी कर पीएमओ तक पहुंचे हैं। ऐसे में मामलों का बढ़ना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों का बढ़ना राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है, देश को खतरे में झोंक रहा है। ऐसे ठगों का जाल भाजपा के संरक्षण के बिना नहीं फैल सकता। भाजपा का संरक्षण ही ऐसे ठगों को बढ़ावा दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ठग किरण पटेल की तस्वीर उस संरक्षण का सबूत है। यानी साफ है कि इन ठगों की बीजेपी से साठगांठ है और इसी का फायदा उठाकर वे करोड़ों की ठगी कर लेते हैं। आप प्रधानमंत्री से जुड़े हुए एक शख्स, उनके साथ रहने वाले, वो भी ठगी में पकड़े गए। तो ये किस्से हैं। दूसरी तरफ देश के हालात क्या हैं? 175 दिन हो चुके हैं और इतने दिनों बाद भी मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है।
बलात्कार नहीं रुक रहे हैं और न जाने कितनी घटनाएं हो रही। लेकिन प्रधानमंत्री को न सुध है न कोई बात है। वो सिर्फ चुनाव और सत्ता, इसके सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो अपना गुणगान होना चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए और इसके लिए लगे हो। और जब वो सत्ता के लिए ये सारे खेल करते हैं, उस स्थिति में मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कलह हो गई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, और वो उनके लोग कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। चुनावों का ऐलान हो चुका है। चुनाव वाले सभी राज्यों में बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही है। चुनावों में ठीक ठाक सीटें पाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। कभी मंत्रियों को विधायकी लड़वा रही है, तो कभी बिना बताए सांसदों को विधायक का टिकट दे रही है। राजस्थान में तो बीजेपी की सिट्टी बिट्टी गुम हो चुकी है। जब से उन्होंने पहली लिस्ट जारी की है, तभी से अंदर की फूट सड़कों पर नजर आ गई है। अपनी हार को देखते हुए बीजेपी में अपने ही अब बागी होने लगे हैं। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से टिकट दिया तो राज्यपाल उनके खिलाफ हो गए। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को उम्मीदवार बनाया तो नरपत सिंह राजवी ने तल्ख तेवर दिखा दिए। ऐसा ही हाल जालौर के सांसद देवजी पटेल का है। जीतने के बाद कभी जमीन पर उतरे नहीं, अब विधायकी की टिकट लेकर उतरे तो जनता ने काले झंडे दिखा दिए और सड़कों पर उतर आई। सांसदों का तो ऐसा हाल है कि वो डर से छिप गए हैं, कहीं उन्हें विधायकी का टिकट न दे दिया जाए। बीजेपी नेताओं को राजस्थान में दिखती हार के चलते अंदर खाने भी भय का माहौल बना हुआ है। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं का इस तरह विरोध देखकर बीजेपी के स्वघोषित चाणक्य की भी सांसें फूल गई। बीजेपी के कई सांसद जहां घरों में दुबके हुए हैं, वहीं कई नेता जनता के बीच बिना टिकट के ही लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी की 200 में से 41 सीटों पर टिकट देने के बाद ये हाल है, तो जरा सोचिए आने वाले समय में कहीं जूतम पैजार के वीडियो सामने न आने लगे। राजस्थान के लगभग सभी जगह बीजेपी नेताओं को जनता का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह साफ है कि राजस्थान की जनता अब भाजपा को पूरी तरह से नकार चुकी है। चुनावी सर्वे भी इस बात को पुख्ता कर रहे हैं। बाकी जनता राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम अपना इस्तीफा संगठन से देके जाएंगे। तो भाजपा के भीतर कलह अब चरम पर पहुंच चुकी है। मोदी और शाह अपने विरोधी गुट के नेताओं को बलि का बकरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया गया, ला करके तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय नेताओं को टिकट दिए गए, और उन्हें आज जिस तरीके से किया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनका विरोध हो रहा है, उनके पूर्व समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज वो उनसे नाराज है। एमपी टू राजस्थान टिकट पर घमासान। और महाराजा की स्थिति खराब हो गई है, उनका भी घेराव हो रहा है। आज आरएसएस का शस्त्र पूजन दिवस होता है। मोहन भागवत कहते हैं कि देश को बांट रहे हैं कुछ लोग ये कर रहे हैं। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं। सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, अपने
जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है, सभी तरफ है, सभी तरफ से होता है। सब जगह ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं, या ऐसे लोग हैं जो ये होने देना नहीं चाहते। उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर करो, अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ। ऐसा चलना पड़ेगा तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बातें चलेगी, गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज एक ही है, संगठित बल संपन्न समाज, नागरिक अनुशासन, कानून सुव्यवस्था और संविधान का पालन करके चले। इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बन के चले। तो साहब, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, सबके नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो बांटने का काम किया है वो तो आपके ही लोगों ने किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जो भी। तो ऐसी स्थिति में आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है और जनता उसका जवाब दे रही है। आपकी पार्टी से लोग इतना नाराज हैं कि खुद आपकी पार्टी के लोग ही आपको हरवाने में लगे हैं और आने वाले वक्त में यह और भी बुरी स्थिति पे आएगा, क्योंकि तानाशाही रावण की बर्दाश्त नहीं हुई थी तो आज विजयदशमी है। यदि उसको उसका पुतला जलाया जाता है तो साहब, आज के तानाशाहों का क्या होगा आप सोच सकते हैं। जय हिंद।